वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। आप एंथ्रोपोलॉजी का क्लास देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मानव शास्त्र के विभिन्न शाखाओं की चर्चा किए थे। अब हम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय होगा हमारा राजनीतिक मानव शास्त्र, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्या है इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, इसका क्षेत्र जानेंगे और इसमें जो फिर आगे पढ़ना है कि आदिम समाज में कानून और न्याय, राजविहीन और राज समाज में अंतर, इस तरह का सिलेबस है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, राजनीतिक मानव शास्त्र के बारे में जानकारी लेंगे। राजनीतिक मानव शास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र का एक विशिष्ट शाखा है जिसमें राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक संगठन से संबंधित जानकारी लिया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जहाँ तक विषय है तो वो आदिम समाज को ज़्यादा फोकस करता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था भी यदि हम देखते हैं तो आदिम समाज का राजनीतिक व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वहाँ देखते हुए वर्तमान समाज तक आएंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का उत्पत्ति, यदि वर्तमान कहा जाए तो राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उदय किस प्रकार होता है, इस चीज़ का जानकारी इस विषय से हमको मिलता है। तो राजनीतिक सत्ता यदि हम आदिम समाज में देखते हैं तो आदिम समाज में जो समाज का संगठन स्टार्ट हुआ प्रिमिटिव सोसाइटी में, तो राजनीतिक सत्ता नातेदारी के रूप में शुरू हुआ। कुल है, वंश है, फ्रेटरी, मोइटी, जो नातेदार का हेड होता है, कुल या वंश ले लें, तो वो अपने कुल के सदस्यों का पॉलिटिकल एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। अब जैसे अपराध को हम लें तो वो अपने परिवार में, वंश में जो भी अपराध है वो उसका नियंत्रण वहीं से होता है। एक इकाई के रूप में हम इसको देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो नातेदार से आगे मुखिया या धर्म प्रधान का कॉन्सेप्ट होता है कि हर जनजातीय समाज में, आदिम समाज में धर्म प्रधान प्रायः मुखिया होता है और उसी मुखिया में राजनीतिक सत्ता जो है निहित होती है। अब मुखिया को कहीं पर मुंडा कहा जाएगा, कहीं मांझी कहा जाएगा, अलग अलग टर्म यूज होता है। अब राजनीतिक सत्ता वहाँ से संचालित होता है। राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य क्या है कि समाज में कुछ नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथा होते हैं। वो प्रथा को, रीति रिवाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक नियमबद्ध चलाने के लिए सत्ता होना जरूरी है। कि यदि जो व्यक्ति उस सामाजिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सजा का प्रावधान है, उपहास का प्रावधान है या समाज से निकालने का प्रावधान है। आदिम समाज में भी हर तरह का प्रावधान है। चोरी के बदले हत्या, के बदले हत्या, इस तरह का प्रावधान उसमें रहता है। तो आदिम समाज जब सोसाइटी स्टार्ट हुआ तो राजनीतिक सत्ता भी उद्विकास के दौर में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो कानून है वो प्रथा के द्वारा निर्मित हुआ। कानून के उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान हुआ। अब जो प्रचलन में है वो कानून बनता है, कानून का जो उल्लंघन करता है उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। तो आदिम समाज में जो अति प्राकृतिक शक्ति पर विश्वास करते हैं उनमें ऐसा विश्वास है कि यदि हम सामाजिक नियम का, प्रथा का, रीति रिवाज का यदि उल्लंघन करते हैं तो अति प्राकृतिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर जो है उसका बदला लेती है पूरे परिवार से, पूरे समाज से। इसलिए उस सुपर नेचुरल पावर को खुश रखने के लिए उस अपराधी को समाज के सभी व्यक्ति मिलकर सजा देते हैं। आदिम समाज में कानून जो है लिखित नहीं होता है, अलिखित कानून होते हैं और अधिकांश कानून जो है वो प्रथा के रूप में होते हैं। कि मान लीजिए शादी विवाह, कि किससे शादी करना है या नहीं करना है, तो यौन प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए
एक अलग प्रथा चला कि इस तरह का मैरिज होगा, कौन किससे मैरिज करेगा, एज हो या रिलेशन हो, हर जगह हम देख रहे हैं। या मान लीजिए उपहार देने का सिस्टम, तो कोई भी प्रथा है वो प्रथा का उल्लंघन ना हो, तो जिसके लिए राजनीतिक व्यवस्था जरूरी होता है, तो प्राचीन समाज में भी हमको देखने को मिलता है। और उसी प्राचीन समाज से वर्तमान समाज का विकास हुआ है। तो अब जनजातीय समाज को हम लेके वर्तमान तक हम आते हैं, तो जैसे राष्ट्र का जो निर्माण होता है, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक राष्ट्र बनता है, तो वो राष्ट्र के निर्माण में उसी भौगोलिक क्षेत्र के रीति रिवाज को प्रमुखता दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्रों का निर्माण जो है शुरू हुआ, गणतंत्रात्मक पद्धति शुरू हुआ, जो आधुनिक राजनीतिक सत्ता को प्रदर्शित करता है। तो आधुनिक जो है राज्य समाज है और प्राचीन जो है राज्य विहीन समाज होते हैं। हालांकि प्राचीन समाज में भी कुछ अपवाद हैं। जो राज्य समाज है जहां राजा प्रधान होता है, अफ्रीका के कुछ जनजाति में ऐसा है। तो अब कानून और न्याय जो होता है प्राचीन समाज में, उसका कुछ भाग हमको आधुनिक समाज में भी देखने को मिलता है। जैसे न्यायपालिका में हम देखते हैं कि शपथ लेते हैं, ट्रायल होता है, एविडेंस होता है, पुलिसिया कार्रवाई होता है, तब जाके कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति या सजा का प्रावधान होता है। ठीक है, उसी तरह से जनजातीय समाज में, आदिम समाज में भी मुखिया के सर पर हाथ रखकर कसम खाया जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा विश्वास है कि यदि झूठ बोलेगा अपराधी तो अति प्राकृतिक शक्ति जो है उसका बदला लेती है। यहाँ भी न्यायपालिका में हम देखते हैं कि धर्म पुस्तक को रखकर शपथ सबसे पहला लिया जाता है। यानी आदिम समाज का जो प्रक्रिया है वो वर्तमान समाज में देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सोसाइटी वर्तमान में है वो आदिम समाज का ही विकसित रूप है, और सोसाइटी में जो भी रीति रिवाज प्रथा हैं वो आदिम समाज से ही विकसित होकर वर्तमान समाज तक आए हैं। उसी संदर्भ में हम राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं कि इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ और ये आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्र तक कैसे पहुंच गया। तो राजनीतिक मानव शास्त्र एक शाखा है और सामाजिक मानव शास्त्र की एक शाखा है जो राजनीतिक व्यवस्था एवं गतिविधियों का, राजनीतिक व्यवस्था एवं गतिविधि एक्टिविटीज का अध्ययन है। राजनीतिक संस्था एवं संगठन नियमों एवं प्रविधियों का समुच्चय है, कलेक्शन है। राजनीतिक सत्ता एक लॉ का, कानून का कलेक्शन है, समुच्चय है, जो समाज में विधि व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कि मान लीजिए जो कानून है उसका क्या काम है, तो सबसे पहले कानून का काम है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को, कि हम किसके साथ बैठें, किसके साथ उठें, किसके साथ शिकार करने जाएं, किसके साथ शादी विवाह करें, हमारा दायित्व बड़ों के प्रति, छोटे के प्रति क्या है, इसको देखें। मतलब सामाजिक जो नियम है उस नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति जो है उस नियम के विरुद्ध न चल जाए, नियम से ना हट जाए। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है, यानी सामाजिक व्यवहार है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए ये राजनीतिक सत्ता है जो कानून के द्वारा, और उस कानून को उल्लंघन करने वाले जो हैं उसको सजा के प्रावधान के द्वारा उसको नियंत्रण किया जाता है। यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो व्यवहार को नियंत्रित करना समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। राजनीतिक मानवशास्त्र मुख्यतः प्राचीन समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था के संरचना माने स्ट्रक्चर और स्वरूप प्रकार का अध्ययन करता है कि अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था है प्राचीन समाज में। हम देखेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या स्वरूप है, उस चीज़ का जानकारी हम इस विषय वस्तु में लेते हैं। आगे की बात करेंगे कि आदिम समाज में नातीदारी व्यवस्था एवं राजनीतिक संगठन के बीच कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यह नातेदारी व्यवस्था ही राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। जैसे वंश एक यूनिट के रूप में आ गया,
कुल, फ्रैटरी, मोएट्री इत्यादि एक राजनीतिक व्यवस्था है। वो प्रत्येक का अपना एक मुखिया आता है जो अपने सदस्यों के बीच मामलों का निपटारा करेगा। बोहानन एक मानव शास्त्री हैं, उनके विचार में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में 3 बिंदु पर ध्यान देने की बात होती है। पहला बिंदु है भू क्षेत्रीय विस्तार का अध्ययन, कि ये जो राजनीतिक सत्ता है उसका विस्तार कहाँ तक है। दूसरा है कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए गए संसाधनों का अध्ययन, कि अब वो शिकार कर रहे हैं, कि मछली मार रहे हैं, कि शहद इकट्ठा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो संसाधन उपयोग का बात भी करेंगे। भौगोलिक विस्तार का बात करेंगे कि वो किसी खास आदिम समाज का भौगोलिक विस्तार कहाँ है, उसका जो है संसाधन का उपयोग है वो क्या कर रहे हैं। और नियंत्रण की शक्ति में संस्थागत साधनों का अध्ययन, कि उस समाज में संस्थागत साधन जो हैं, जैसे कानून, प्रथा, परंपरा, जनमत, इस सब चीज़ का अध्ययन करेंगे, तब वो राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलेगी। किसी समाज में राजनीतिक व्यवस्था की संरचना के 3 में से 1 या अधिक आधार हो सकते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का संरचना यदि हमको जानना है तो 3 आधार हैं, उनमें से 1 या 2 या 3 भी आधार हो सकते हैं। तो पहला आधार है बंधुत्व इकाई, कि ये नातेदारी व्यवस्था कितना दूर तक है, उसका यूनिट कितना दूर तक फैला हुआ है। दूसरा भौगोलिक इकाई, माने क्षेत्रीय विस्तार उसका कितना है। और तीसरा है विभिन्न प्रकार की समितियां उस समाज में क्या क्या काम करें, धार्मिक समिति, सैन्य समिति, आयु समूह का समिति। इन जनरली धार्मिक समिति ही जो है देखने को मिलता है आदिम समाज में। प्राचीन समाज में ये समितियां अनेक दायित्वों का निर्वाह करती है। समिति के द्वारा ही लगभग सारा काम होता है जो राजनीतिक सत्ता के रूप में चलता है। आदिम समाज में अधिकांश कानून प्रथा के रूप में प्रचलित होती है। अधिकांश कानून जो है वो प्रथा है, प्रथा के रूप में ही कानून को लॉन्च किया जाता है और उसको मानना सभी सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। और जो नहीं मानता है तो उसको सजा दिया जाता है, यानी कानून तोड़ने वाले को सजा दिया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में राजनीतिक मानव शास्त्र को एक नया शाखा के रूप में स्थापित करने के लिए इवांस प्रिचार्ड, फोर्टेस, ब्राउन आदि विद्वानों का योगदान है। ये विद्वान मिलकर ही सामाजिक मानव शास्त्र से हटकर एक नया ब्रांच जो है राजनीतिक मानव शास्त्र का विकास किया। राजनीतिक मानव शास्त्र आदिम समाज का तो अध्ययन है ही, लेकिन यह राष्ट्रीयता, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का विकास, उससे उत्पन्न होने वाली समस्या का भी अध्ययन करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्रों का विकास हुआ। पश्चिमी राज्य व्यवस्था से प्रभावित उन राष्ट्रों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो राजनीतिक मानवशास्त्र वर्तमान में राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया, राज्य विहीन और राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति, राज्य और राज्य विहीन व्यवस्था में अंतर का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक मानव शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। ये आदिम समाज से लेकर वर्तमान समाज तक के राजनीतिक संगठन, उसके संरचना, उसकी उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के प्रथा, रीति रिवाज, कानून, अपराध के लिए सजा, इन सारे बातों का अध्ययन करता है। और आदिम समाज से चलकर यदि हम वर्तमान समाज तक आते हैं तो वर्तमान समाज में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, राष्ट्रीयता की बात है, उसमें जो बाधाएं की बात है, उन सब बातों का भी अध्ययन जो है इस विषय में किया जाता है जो इसका क्षेत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है तेजी से हुई है और गणतंत्रात्मक पद्धति पूरे विश्व में जोर पकड़ा है। ये सब राजनीतिक मानव शास्त्र का ही मुद्दा है। तो राजनीतिक मानव शास्त्र में जब हम जनजातीय बात करते हैं तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का बात करेंगे, उसका कानून प्रथा का बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के समिति का बात करेंगे।
जो इसके अध्ययन का विषय वस्तु है। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आदिम या सरल समाज में कानून और न्याय। अभी हम लोग ये पढ़े कि राजनीतिक मानवशास्त्र से क्या समझते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में हम जानकारी लिए, तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि राजनीतिक मानवशास्त्र का सामाजिक मानवशास्त्र का एक प्रमुख ब्रांच है, जिसका फोकस बिंदु जनजातीय समाज, आदिम समाज का राजनीतिक सत्ता, संगठन, उसके प्रकार, स्वरूप होते हैं और वहाँ से लेकर वर्तमान समाज का तुलनात्मक अध्ययन करके जो सामाजिक समस्या है उसको सुलझाने में हम योगदान देते हैं। आज का विषय था राजनीतिक मानवशास्त्र। अगले क्लास में हम जो है इसका आदिम समाज में कानून और न्याय पर चर्चा जारी रहेगी। जय हिंद।